And welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 2nd August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of June 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from international segment. It is about 1MDB scandal. And this topic is important from our syllabus, paper 5, ethics and integrity point of view. It can be also asked in prelims exam. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो देखो, फॉर्मर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नजीब अब्दुल रजाक हैज़ बीन sentenced for 12 years in jail and has been fined for $49 million for money laundering, criminal breach of trust, abuse of power in 1MDB scandal। सरल शब्दों में बोले तो पूर्व प्रधानमंत्री मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नजीब अब्दुल रजाक को 12 साल की जेल हुई है बिकॉज ऑफ सो मेनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़, फ्रॉड एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल फ्रॉड्स। और जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसका नाम है 1MDB स्कैंडल। तो जरा देखते हैं व्हाट इज़ दिस 1MDB स्कैंडल। 1MDB स्टैंड्स फॉर वन मलेशिया डेवलपमेंट बोरहेड, and this is a platform that was created by Najib Abdul Razak in 2012 with a purpose to attract foreign investment in Malaysia। और इस पर्पस के लिए यूएस की एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टिंग बैंकिंग कंपनी है गोल्डमैन सैक्स, उसको अपॉइंट किया गया था। तो गोल्डमैन सैक्स ने काफ़ी सारा फिर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया और एक साल के अंदर इस फंड के अंदर, जिसका नाम है 1MDB फंड, इसके अंदर लगभग $6.5 बिलियन आ गए थे एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इस 6.5 बिलियन डॉलर्स में से बहुत सारा पैसा नजीब अब्दुल रजाक ने पर्सनल यूज के लिए रख लिया। उसके अलावा कुछ एक पैसा इस कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने भी इसको मिस अप्रोप्रिएट किया। मतलब एक तरह का आप समझ लो फाइनेंशियल मिसकंडक्ट है, एक तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड किया है इन लोगों ने मिल करके। एक कंपनी है गोल्डमैन सैक्स, आपने इसका नाम जरूर सुन रखा होगा। इट्स ए लार्ज फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी अलॉन्ग विथ फॉर्मर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर नजीब अब्दुल रजाक। इन्होंने फंड बनाया फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लेकिन इस फंड का बहुत सारा पैसा इन्होंने पर्सनल यूज के लिए अप्रोप्रिएट कर लिया और इस कारण से नजीब अब्दुल रजाक को तो 12 साल की जेल हुई ही है। उसके अलावा इस कंपनी गोल्डमैन सैक्स पे भी पेनल्टी लग सकती है ऑफ अबाउट $3 बिलियन। अब जरा देखते हैं कि इस पर्टिकुलर इशू से किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखो, ये पर्टिकुलर इशू कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे कोई डायरेक्ट सवाल नहीं पूछने जा रहा मेंस में कि 1MDB स्कैंडल क्या है बताओ। लेकिन अगर आप पेपर 5 में एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में कभी कोई आंसर लिख रहे हो और पेपर 5 में आपको आपका एक टॉपिक दिया हुआ है करप्शन इन पब्लिक लाइफ, वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं दिस 1MDB स्कैंडल एज एन एग्जाम्पल और एज एन इंटरनेशनल एग्जाम्पल ऑफ करप्शन इन गवर्नमेंट और पब्लिक लाइफ। उसके अलावा प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड सवाल जरूर पूछा जा सकता है, इस तरह का सवाल आ सकता है that recently seen in news 1MDB scandal case is related to which of the following country? Your options might be like this: Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia. Of course the correct answer is option B, Malaysia. The next article is again taken from international segment. It is about Arab world's first nuclear plant achieves criticality. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो सबसे पहले समझते हैं ये न्यूज़ आर्टिकल क्या है। देखो, UAE has become the first Arab world country to have a nuclear power plant that has achieved criticality. अब
क्रिटिकलिटी क्या होती है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर का, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 23 जुलाई, जहाँ पे जब मैंने आपको समझाया था कि काकरापारा जो हमारे गुजरात के अंदर है उसका 3rd न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 700 मेगावाट, उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर लिया। वहाँ मैंने आपको समझाया था दैट क्रिटिकलिटी इज़ सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ कंट्रोल्ड बट सस्टेन्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो अगर आपको डिटेल में इसको समझना है कि व्हाट इज़ क्रिटिकलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, आप जाकर के 23 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस देख सकते हैं। अभी का न्यूज़ ये है कि यूएई अरब वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री बन चुका है जहां पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ने क्रिटिकलिटी अचीव किया, मतलब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट अब रेडी है फॉर प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है इन बराका प्रोविंस ऑफ यूएई। तो आप देखो यहाँ पे कहीं पे बराका प्रोविंस ऑफ यूएई जहाँ पे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है यूएई का, एंड दिस इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ अरब वर्ल्ड। हाल फिलहाल में यूएई से रिलेटेड एक और न्यूज़ था वेयर वी हैड सीन दैट यूएई हैड बिकम द फर्स्ट अरब वर्ल्ड कंट्री टू सेंड एन इंटरप्लैनेटरी मिशन। हमने देखा कि कैसे होप मिशन, जिसका दूसरा नाम है अल अमान मिशन, यूएई ने भेजा था फॉर मार्स। और उसके साथ ही यूएई अरब वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री बन चुका था जिसने कोई इंटरप्लैनेटरी मिशन भेजा हो। अब जब ये न्यूज़ आर्टिकल आया आज सुबह दैट यूएई बिकेम फर्स्ट अरब वर्ल्ड कंट्री टू हैव अ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो कुछ एक स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके पूछा कि सर आपने तो पहले बताया है कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर रिएक्टर है, कई सारे उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जैसे फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है, तो फिर हाउ यूएई बिकेम द फर्स्ट अरब वर्ल्ड कंट्री टू हैव अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आपको इस बात को समझना होगा कि देखो वेस्ट एशिया, इस दो टर्म को ध्यान से सुनो, वेस्ट एशिया और अरब वर्ल्ड दो अलग अलग टर्म्स हैं। वेस्ट एशिया में ये सारे कंट्रीज आते हैं राइट फ्रॉम ईरान, इराक, सीरिया से येमेन, ओमन, ये पार्ट जो है वो वेस्ट एशिया कहा जाता है इंक्लूडिंग इजिप्ट। लेकिन अरब वर्ल्ड का मतलब कुछ और है। अरब वर्ल्ड आर दोज कंट्रीज हु स्पीक अरेबिक लैंग्वेज, और ये सारे 24 कंट्रीज राइट फ्रॉम ऑल दीज नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज राइट फ्रॉम वेस्ट सहारा, सो मोरक्को, सो अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग दीज कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया, ये सारे कंट्रीज एंड सोमालिया, दे आर नोन एज अरब वर्ल्ड कंट्रीज क्योंकि ये अरबिक लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें आप ध्यान दो ईरान इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ईरान के अंदर अरबिक लैंग्वेज नहीं बोली जाती, उनके यहाँ पे पर्सियन लैंग्वेज बोली जाती है। सो ईरान हैज ए पर्सियन कल्चर जबकि इन सारे कंट्रीज का अरबिक कल्चर है। पर्सियन कल्चर आप देखेंगे ईरान के अंदर है और कुछ एक टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के अंदर पर्सियन कल्चर है, पर्सियन लैंग्वेज बोली जाती है। सो माइंड इट, ईरान इज़ नॉट एन अरेबिक कंट्री। इस कारण से जब यूएई ने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया तो उसके साथ यूएई बिकेम द फर्स्ट अरब वर्ल्ड कंट्री टू हैव ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, while Iran is a Persian country, it's not an Arab country. The next article is taken from national segment. It is about 30 seconds corona test. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially the subtopic health segment. सो न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो देखो, अ 30 member टीम फ्रॉम इजराइल हैज़ अराइव्ड इन इंडिया टू कंडक्ट अ ट्रायल ऑफ न्यू कोरोना टेस्टिंग मेथड। तो कुछ एक नए मेथड्स इजराइल ने डेवलप किए हैं कोरोना वायरस को टेस्ट करने के लिए। अब उनका ट्रायल करने के लिए एक 35 मेंबर की टीम इंडिया पहुंची है कि ये जो नया टेस्टिंग मेथड है ये कितना सक्सेसफुल है, इसकी पहले ट्रायल की जाएगी तब इसको मास लेवल पे अप्लाई किया जाएगा। तो इसको ट्रायल करने के लिए दिल्ली में 35 मेंबर टीम ऑफ इजराइल पहुंची है और 3 अस्पतालों में, एम्स में, सर गंगाराम जैसे हॉस्पिटल में इसका ट्रायल होगा। और अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो 30 सेकेंड के अंदर, विदिन 30 सेकेंड्स कोरोना वायरस का टेस्ट हो सकता है। And these 4 type of tests they are based on audio test, breathe test, thermal testing and polyamino test। तो काफ़ी सारे तरीके हैं
अब हाउ एग्जैक्टली इट विल वर्क ये अभी तक क्लियर नहीं है, बट कुछ एक ऑडियो की मदद से ये लोग टेस्ट कर सकते हैं। इन्होंने जो किट डेवलप किया उसकी मदद से ये लोग ऑडियो बेसिस पर टेस्ट कर सकते हैं, ब्रीदिंग से टेस्ट कर सकते हैं, थर्मल सीधा सीधा टेम्परेचर मेजर करके कर सकते हैं, या पॉलियो अमीनो टेस्ट जिसमें दे विल आइसोलेट ए प्रोटीन रिलेटेड टू कोविड-19 फ्रॉम आवर बॉडी, और उससे ये टेस्ट कर सकते हैं कि एक पर्सन कोविड से इन्फेक्टेड है या नहीं। और ये जो पूरी की पूरी टेस्ट है ये 30 सेकेंड के अंदर की जा सकती है। और अभी ये ट्रायल फेज में है। जैसा कि मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी इजराइल ने डेवलप तो किया है, लेकिन उसको इंडिया में पहले इसको ट्रायल किया जाएगा, और अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो जाती है देन इट विल बी यूज्ड ऑन वाइड स्प्रेड स्केल। और इसको टेस्ट करने के लिए इंडिया में, ट्रायल करने के लिए इंडिया से जो एजेंसी है DRDO, आपको पता है कि ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो जनरली डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू कोलैबोरेट विद इजराइल्स डायरेक्टोरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू कंडक्ट ट्रायल्स ऑन इंडियन पेशेंट्स। सो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है देन एज आई सेड 30 सेकेंड के अंदर टेस्टिंग हो सकती है कोरोना वायरस की, एंड इसके साथ ही जो टेस्टिंग रेट है दैट कैन बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो एक दिन में बहुत सारे टेस्ट किए जा सकते हैं, और अगर ज़्यादा टेस्ट किए जाएंगे तो कोरोना वायरस के स्प्रेड को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। The next article is again taken from National segment. It is regarding Tilak's 100th death anniversary. This topic is important from our syllabus paper 2 Indian history point of view, especially the subtopic contribution from different freedom fighters. अब ये न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो देखो ये न्यूज़ आर्टिकल कहता है कि कल यानी कि 1 अगस्त 2020 वाज द 100th डेथ एनिवर्सरी ऑफ बाल गंगाधर तिलक, और इस ओकेजन पे बाल गंगाधर तिलक को रेस्पेक्ट दिया गया। कई सारे मिनिस्टर्स ने उनको रेस्पेक्ट दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमित शाह इज ऑल्सो पेइंग ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद किया गया। अब आपको इस बात को ध्यान रखना है, ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है दैट अमित शाह इज पेइंग ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक। जो आपको समझना है कि बाल गंगाधर तिलक जी के डेथ के 100 ईयर्स पूरे हुए हैं। इस कारण से आने वाले एग्जाम में बाल गंगाधर तिलक जी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उस आने वाले एग्जाम के लिए ये सारे इंफॉर्मेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आने वाले टाइम में पीटी या मेंस में, चाहे वो APSC हो या UPSC हो, आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन बाल गंगाधर तिलक। सो बाल गंगाधर तिलक जी से रिलेटेड कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ शेयर कर लेता हूँ। बाकी आपने हिस्ट्री में जरूर डिटेल में पढ़ रखा होगा, तो यहाँ पे मैं डिटेल में कुछ और नहीं बताऊँगा। बाल गंगाधर तिलक जी का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। 1 अगस्त 2020 इज डेथ सेंचुरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ही वॉज नोन एज लोकमान्य, लीडर ऑफ मासेस, और उनको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया उनको नाम दिया गया था बाय महात्मा गांधी। द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वाज गिवन बाय ब्रिटिशर सर वैलेंटाइन कैरोल। एंड जब उनकी डेथ हुई थी तो महात्मा गांधी ने कहा था दैट माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवर्क इज गॉन। उन्होंने ये स्लोगन दिया है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। ही वॉज बोर्न ऑन 23 जुलाई 1856 इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड ही डाइड ऑन 1 अगस्त 1920 इन मुंबई महाराष्ट्र। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर। उन्होंने अपना एक होम रूल लीग मूवमेंट भी चलाया था और एनी बेसेंट ने भी चलाया था। दोनों ने अलग अलग अपना होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था 1916 में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वो न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, केसरी इन मराठी एंड महरट्टा इन इंग्लिश। उसके अलावा उन्होंने बुक लिखी है जो इम्पोर्टेंट है, वो है आर्कटिक होम इन द वेदास, द ओरियन एंड गीता रहस्य। उनके खिलाफ 3 बार सेडिशन चार्जेस लगे हैं। 1897 में ही वॉज सेंटेंस्ड टू 18 months इन प्रिजन फॉर सेडिशन। उसके अलावा 1909 में ही वह सेंटेंस्ड टू 6 months इन द प्रिजन इन बर्मा। और उसके अलावा 1916 में उनके खिलाफ सेडिशन चार्जेस लगे थे, जहाँ पे उनको एक बॉन्ड जमा करना पड़ा था ऑफ ₹20,000। इसके अलावा भी जो भी इंफॉर्मेशन है बाल गंगाधर तिलक जी से रिलेटेड वो इस साल आप जरूर रिवाइज करेंगे फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। The next article is taken from environment segment. It is about dhol conservation. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. So देखो, Asiatic wild dogs also known as dhols, उनसे रिलेटेड ये न्यूज़ आर्टिकल है।
उनके बारे में जरा सा देखते हैं। अंडर IUCN रेड डेटा बुक दीज एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स हैव बीन कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड स्पीसीज, जबकि अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 दे हैव बीन कैटेगराइज्ड एज शेड्यूल 2 स्पीसीज। तो आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कई सारे कैटेगराइजेशन है, 6 कैटेगराइजेशन है जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। यहाँ मैं ब्रीफली रिवाइज करा देता हूँ। शेड्यूल 1 एंड पार्ट ऑफ सम शेड्यूल 2 में जो भी एनिमल्स रखे जाते हैं दे आर गिवन एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, और अगर उनको कोई मारता है तो उसको हाईएस्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट दी जा सकती है, 3 साल से 5 साल तक की जेल हो सकती है। शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 में जो एनिमल्स कैटेगराइज्ड होते हैं उनको मारने पे थोड़ी पेनल्टी लगती है, बट लेस देन फॉर शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 5 में वो एनिमल्स रखे जाते हैं जिनकी हंटिंग की जा सकती है, जिनको मारना अलाउड है, जैसे कि रैट्स, क्रो, फ्रूट बैट्स। और शेड्यूल 6 में एनिमल्स नहीं होते हैं, प्लांट्स होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोज प्लांट्स आर केप्ट अंडर शेड्यूल 6 हुज कल्टीवेशन इज प्रोहिबिटेड, फॉर एग्जांपल ओपियम। तो ये जो एनिमल है एशियाटिक वाइल्ड डॉग, इट हैज़ बीन पुट अंडर शेड्यूल 2, दैट मतलब इसकी हंटिंग पे भी एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है, अगर इसको मारेंगे तो आपको पनिशमेंट हो सकती है। दिस एनिमल एशियाटिक वाइल्ड डॉग इज़ फाउंड इन वेस्टर्न घाट एरिया मैक्सिमम। वैसे तो ये पूरे दुनिया भर में इसकी पॉपुलेशन थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन वेस्टर्न घाट रीजन में पाई जाती है। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। करंट न्यूज़ ये कहता है कि 3 स्टेट जो हमारे देश के हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन्होंने वाइल्ड एशियाटिक डॉग्स के कंजर्वेशन में अच्छा काम किया और इस कारण से इन सारे स्टेट्स में एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है। जबकि कुछ एक स्टेट हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना एंड गोवा, यहाँ पे एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। एंड फॉर दैट पर्पस दीज स्टेट्स हैव टू make more financial investments for conservation of these Asiatic wild dogs. The next article is again taken from environment segment. It is about Gangetic dolphin. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam environment point of view. तो करंट न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो देखो, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट सबमिट की है ऑन बगजन वेल ब्लो आउट। आप सबको पता है कि बगजन वेल ब्लो आउट कुछ दिनों पहले तक, लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त तक लगातार आग चलती रही बगजन एरिया ऑफ असम, और उस कारण से बहुत ज़्यादा ऑयल स्पिल भी हुआ है, ऑयल भी स्प्रेड हुआ है, ऑयल पॉल्यूशन, और इसके अलावा गैस भी इमिट हुआ है इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। तो ऑयल स्पिल के कारण आसपास की जो वाटर बॉडी हैं वो पॉल्यूटेड हो गई हैं, और इस कारण से कुछ एक फिशेस की डेथ हो रही है। एक गैंजेटिक डॉल्फिन का डेड बॉडी पाया गया था। उसके अलावा उम्मीद की जा रही है, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि और भी सारे गंजेटिक डॉल्फिन्स की डेथ हुई होगी, और भी कई सारी फिशेस हैव डाइड बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बगजन वेल ब्लो आउट। और ये रिपोर्ट पब्लिश किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो अब जरा समझते हैं कि व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड द डेथ ऑफ फिशेस, क्यों फिशेस की डेथ हो रही है। तो जब भी किसी एरिया में, देखो, किसी भी वाटर बॉडी में ऑयल अगर स्पिल होता है, ऑयल अगर वहाँ पे ऑयल पॉल्यूशन होता है, तो होता क्या है कि ऑयल जो है वो वाटर के टॉप लेयर पे आकर के स्प्रेड हो जाता है। ऑयल वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। आप कभी केरोसिन मिक्स करके देखो पानी के साथ, पानी के साथ केरोसिन कभी मिक्स नहीं होगा, वो वाटर के ऊपर फैल जाएगा। तो जब वाटर के ऊपर ऑयल फैल जाता है तो इसके कारण ऑक्सीजन का सप्लाई इनटू द वाटर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब एक बार पानी के ऊपर ऑयल फैल चुका है और ऑक्सीजन का सप्लाई वाटर के अंदर डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वाटर बॉडी के अंदर कम होने लगती है। तो जिस भी वाटर बॉडी में ऑयल स्पिल होता है या ऑयल पॉल्यूशन होता है, जैसे कि भगजन के आसपास के एरिया में ऑयल पॉल्यूशन हो चुका है इन द वाटर बॉडीज़, तो उस सारे वाटर बॉडीज़ में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने लगती है, बिकॉज द ऑयल spreads on the surface of the water and that disconnects the water body from the atmosphere, and with this the dissolution of oxygen from the atmosphere into the water body gets reduced। जब ऑक्सीजन कम हो जाता है वाटर बॉडी के अंदर तो अपने आप फिशेस की डेथ होने लगती है, बिकॉज यू नो दैट फिशेस आर एन एनिमल्स हु सर्वाइव ऑन द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इनसाइड द वाटर। और दूसरा कारण कि बिकॉज ऑफ दिस ऑयल स्पिल एक तरह का केमिकल नोन एज पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो वाटर के अंदर थोड़े बहुत मिक्स हो गए हैं, और उसके कारण धीरे धीरे फिशेज आर ऑल्सो यूजिंग इट, फिशेज आर ऑल्सो इनटेकिंग इट, और इस कारण से फिशेज के बॉडी के अंदर ये एक तरह का हार्मफुल या टॉक्सिक केमिकल बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से उनकी डेथ हो रही है। और
अगर इसको रोका नहीं किया तो थोड़े टाइम में आसपास का जो भी वाटर बॉडी है उनके सारे फिशेज और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, ऐसा रिपोर्ट सबमिट किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। बिकॉज आसपास के वाटर बॉडी में बिकॉज ऑफ दिस ऑयल स्पिल ह्यूज वाटर कंटामिनेशन हो चुका है। एक बार जरा समझते हैं ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। देखो, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन दैट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इट इज़ बेस्ड इन देहरादून। इसका बेसिक फंक्शन है इट डज स्पेशलाइज्ड रिसर्च इन द एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज एंड इट वर्क्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़। जरा गैंजेटिक डॉल्फिन्स के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी न्यूज़ में आ गया, तो आने वाले एपीएससी एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स आर फाउंड इन गंगा, मेघना एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ऑल्सो दे आर फाउंड इन कर्णाफुली एंड सांगू रिवर सिस्टम इन इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। तो इन सारे रिवर्स को आप जाकर के एक बार जरूर मैप में ट्रेस कर लेंगे। द गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन इज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल एंड इट इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज शूशू। इट्स प्रोटेक्शन स्टेटस भी देख लेते हैं। IUCN में इट इज इंडेंजर्ड स्पीसीज, जबकि it has been listed as appendix 1 species under CITES convention on protection of endangered species. उसके अलावा it has been also classified under schedule 1 of wildlife protection act of 1972. अब इसके बारे में कुछ और एक बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। देखो, गैंजेटिक डॉल्फिन वॉज ऑफिशियली डिस्कवर्ड इन 1801 एंड दे आर एसेंशियली ब्लाइंड। इस फैक्ट को याद रखना कि उनको ज़्यादा दिखाई देता नहीं है, बिल्कुल ब्लाइंड नहीं कह सकते इनको। देखो कैसा होता है कि इनकी आई साइट काफ़ी कमज़ोर होती है, तो इस कारण से दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट मच बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इनको मोटा मोटा पता चलता है कि दिन है या रात है, उसके अलावा इनकी आई साइट कुछ खास नहीं होती। और इस कारण से ये जो हंटिंग करते हैं, दे डू हंटिंग विथ हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड दैट दे आर कैपेबल ऑफ रिलीजिंग। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड रिलीज करते हैं और उसकी मदद से ये पता कर लेते हैं, जब वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर के इनके पास आता है तो उसको ये फिर उसके हिसाब से वो अपने जो भी हंटिंग एनिमल्स हैं, जो प्रे हैं, उसको ये ट्रेस कर पाते। तो इस पॉइंट को याद रखना, हो सकता है इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाए। उसके अलावा ये याद रखना कि फीमेल्स आर लार्जर दैन मेल्स एंड गिव बर्थ वंस एवरी 2 to 3 years एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल एक्वाटिक एनिमल इन 2009। आप सबको ये बात तो पता ही नहीं होगी कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग नेशनल एक्वाटिक एनिमल, इट इज ऑल्सो स्टेट वाटर एनिमल ऑफ असम। इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बिहार। The next article is taken from Assam segment. It is regarding panel for national education policy. देखो, अब ये न्यूज़ आर्टिकल डायरेक्टली हमारे एग्जाम से इम्पोर्टेंट नहीं है, रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी हमें बातें जाननी चाहिए रिगार्डिंग फॉर अवेयरनेस रिगार्डिंग डेवलपमेंट इन आर स्टेट। तो देखो, The news says कि state government of Assam has constituted 40-member panel to prepare a blueprint for implementation of national education policy, and the recommendation of this 40-member panel will be ready by 1st December 2020. तो अभी के लिए न्यूज़ कुछ खास नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार जब ये 40-member पैनल का रिपोर्ट आ जाता है, उनकी क्या क्या रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन असम, तो फिर उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड दैट विल बिकम इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा एक और न्यूज़ है जहां पे बताया गया दैट द गवर्नमेंट ऑफ असम इज कंसीडरिंग ओपनिंग अप ऑफ स्कूल्स फ्रॉम 1 सितंबर। तो आपको पता है कि कोविड-19 के कारण सारे स्कूल, बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद हैं। असम सरकार प्लान कर रही है कि स्कूल्स को 1 सितंबर से खोला जाए, लेकिन फाइनल डिसीजन विल डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। तो जब तक वहाँ से अप्रूवल नहीं आता है तब तक ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल आ जाता है तो फिर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए 23 अगस्त से 30 अगस्त तक के बीच में जो भी स्कूल के स्टाफ्स हैं, टीचिंग स्टाफ या बाकी एम्प्लॉयज, उन सब की पहले कोविड-19 की टेस्टिंग होगी और जो नेगेटिव होगा उन्हीं को फिर अलाउ किया जाएगा टू द सर्विस। In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 587 to 589. Topic number 587 is about Mekong River. It is a transboundary river in Southeast Asia. It is world's 12th longest river and it is 7th longest river in Asia. From तिब्बत प्लेटू, यहाँ आप देख सकते हो तिब्बत प्लेटू, द रिवर रन्स थ्रू चाइना, म्यांमार।
थोड़ा सा म्यांमार और लाओस की बाउंड्री पे जाता है, फिर थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। सो ये कंबोडिया में भी जाता है, इस बात को आप ध्यान रखना यहाँ पे। एंड ये मेकोंग रिवर इस साल न्यूज़ में रहा था, इस कारण से इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 587। यू कैन सी इट मूव्स थ्रू कंबोडिया एज वेल। टॉपिक नंबर 588 इज़ अबाउट मोनेटाइजिंग डेफिसिट। ये टॉपिक इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा न्यूज़ आर्टिकल्स में आया है कि भारत सरकार को इस साल फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, भारत सरकार को मोनेटाइजिंग ऑफ डेफिसिट भी करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड सवाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ इन अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स। देखते हैं ये है क्या। मैं पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी इसको कवर कर चुका हूँ। इट रेफर्स टू द एक्सरसाइज ऑफ आरबीआई परचेजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स डायरेक्टली इन द प्राइमरी मार्केट एंड फाइनेंसिंग दिस डेट बाय प्रिंटिंग मोर money. Monetized deficit is the monetary support the RBI extends to the center as a part of government's borrowing program. It is also known as debt deficit and it may shoot up inflation and lead to depreciation or weakening of the Indian rupee. Please attempt this question that is based on topic number 588. Topic number 589 is about MINUSCA. It is a UN peacekeeping mission which started in April 2014 to protect Central African Republic civilians under Chapter 7 of United Nations Charter. Please attempt this question that is based on topic number 589. This is the answer of question number 584 to 586 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Please note, ये जो क्वेश्चन नंबर 585 है उसके ऑप्शंस मैंने गलत तरीके से दे दिए थे, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो उसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, उसमें बस एक ही पॉइंट सही था, दैट वाज द दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन आसाम। बाकी दोनों पॉइंट्स गलत थे। And today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.